नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में बिजली संकट के मुद्दे पर सियासत जारी है। कुछ दिनों से बिजली की अघोषित कटौती ने सियासी रंग ले लिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है तो वहीं कांग्रेस सरकार के लोगों में ही मत भिन्नता सामने आ रही है। कुल मिलाकर बिजली कटौती ने कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस बिजली पर हमलावर है, यहाँ तक कि एक बार फिर बंटा ढार की गूंज सुनाई दी। दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि बंटा ढार कौन है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दूसरे राज्य को रोशन करने वाले मध्य प्रदेश में बिजली संकट का मुद्दा खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जो पावर सरप्लस स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही बिजली कटौती ने लोगों को दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद दिला दी है और प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। यहाँ तक कि 18 साल बाद बंटा ढार की गूंज प्रदेश में फिर सुनाई दी। अब तक इस शब्द का इस्तेमाल बीजेपी दिग्विजय सिंह के लिए करती आई थी, लेकिन इस बार खुद दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि बंटा ढार कौन है। दरअसल बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि बड़ी विडंबना है, वर्षा ऋतु में हाइडल प्रोजेक्ट से पूरी बिजली पैदा होती है, कृषि की मांग नहीं है। मध्य प्रदेश में आवश्यकता से ज्यादा बिजली उत्पादन की क्षमता है, फिर कटौती क्यों हो रही है, समझ से परे है। बंटा ढार कौन? दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि बिजली कटौती से हाहाकार, अंधेरा लाई शिवराज सरकार, बत्ती गुल, बिल फुल। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के कई नेता अब बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में इस शब्द का इजाद करने वालों से पूछा है और दिग्विजय सिंह जी ने तो थोड़ी संयमता दिखाई है जो सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर पूछा है कि बंटा ढार कौन है। मैं तो उस बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि पूरे देश का बंटा ढार करने वाला कौन है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कौन है जो पूरे देश की अस्मिता को खा चुका है, कौन है जिसने चंद पूंजीपतियों के हाथों में इस देश को बेच दिया है, कौन है जिसने इस देश की पूंजी को अपराधियों के साथ विदेशों में रवाना कर दिया है, किसकी जानकारी में पूरा देश बिका है। तो बंटा ढार कौन है, भारतीय जनता पार्टी बताए ना। मैं तो दिग्विजय सिंह जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने तो कृपा की है कि मध्य प्रदेश के बंटा ढार को पूछा है। मैं देश के बंटा ढार का पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो विनाश और विध्वंस के पर्याय हो चुके हैं, उन्हें बताना चाहिए कि बंटा ढार कौन है। शब्द की गूंज सुनाई दी तो सियासत होना लाजमी है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि बंटा ढार कांग्रेस की संस्कृति रही है। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, बंटा ढार तो कांग्रेस का स्वभाव है, वृत्ति है। शासन में हो या विपक्ष में, बंटा ढार बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हो या तमाम प्रकार की भ्रष्टाचार लूट मचाने को लेकर हो, कांग्रेस ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि बंटा ढार उनका परिचय है, बंटा ढार उनकी वृत्ति है। इसीलिए आज जिस प्रकार की तात्कालिक कोई परिस्थिति पैदा हुई होगी, उसका निदान और समाधान भी उसी प्रकार जारी है। सड़कें, पानी, बिजली, तमाम प्रकार की सुविधाएं। और हम चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि 2003 से अब तक चली विकास की यात्रा की और आने वाले समय में भी 2023 और 24 में भी आओ चर्चा कर लें, बहस कर लें और चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ लें। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचार अभियान में दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटा ढार बताया था। भाजपा हमेशा से आरोप लगाती रही है कि दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान प्रदेश का बंटा ढार कर दिया है। साथ ही प्रदेश में उनके शासनकाल के दौरान बिजली और सड़क की स्थिति काफी खराब थी। बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल होने में बिजली और सड़क का मुद्दा कारगर साबित हुआ था। अब प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की स्थिति निर्मित हुई है तो दिग्विजय सिंह ने बंटा ढार को लेकर सवाल इसलिए किया है क्योंकि बीजेपी दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटा ढार के नाम से ताने मारने का कोई मौका अब भी नहीं छोड़ती है। लेकिन अब फिर से बिजली कटौती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बंटा ढार शब्द के इस्तेमाल के जरिए एक दूसरे की घेराबंदी तेज हो गई है। अब जब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को जनता से जुड़े मुद्दों पर एनडीए और बीजेपी सरकार को घेरने की कमेटी का मुखिया बनाया है तो दिग्विजय सिंह एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन बंटा ढार को याद कर दिग्विजय सिंह ने सेल्फ गोल तो नहीं मार दिया, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
बंटाधार वो शब्द है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में कभी बड़ा भूचाल लाया हुआ था। इसी को आज समझेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ कि क्या दिग्विजय सिंह के इस बोल के मायने। प्रकाश जी, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो गुलाब गुलाब रहता है। तो दिग्विजय सिंह को बंटाधार आखिर क्यों याद आ गया, क्यों वो अपने शासन की याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो 93 से 2003 का वो दौर याद दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी तो वो भूल ही चुकी थी। बीजेपी ने भी पिछले चुनाव से इस शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने भी इसको विलोपित करा दिया संसदीय कार्रवाई से। तो दिग्विजय सिंह को आखिर बंटाधार क्यों याद आ रहे हैं? देखिए, बंटाधार को मनोज भारतीय जनता पार्टी ने इस हद तक मध्य प्रदेश में स्थापित किया है कि वो दिग्विजय सिंह का पर्याय बन चुका है। तो दिग्विजय सिंह तो इस बात को कभी भूल नहीं सकते हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया है वो विपक्ष के नेता के तौर पे तो उनका जो कर्तव्य बनता था, जो उन्हें करना चाहिए था, प्रहार जैसी परिस्थितियां हैं, तो वो तो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। लेकिन बहुत अंतर है 2003 में और 2021 में। 2003 के पहले मध्य प्रदेश एक लंबे समय से सड़क, पानी और बिजली, इन तीन बड़ी समस्याओं से दो चार हुआ था। जब सड़कों पे गड्ढे या गड्ढे में सड़क, मतलब कई तरह की कहावतें बनी थी, बिजली को लेकर अंधेरा था। हुए थे। और 2003 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बीजेपी की सरकारों ने जो काम किया, खास करके हम देखेंगे कि उमा भारती से शुरुआत हुई थी और फिर लगातार 13 साल तक शिवराज सिंह चौहान ने फोकस किया। तो आज मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली पैदा करने वाला राज्य है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके बाद यदि बिजली की कमी है तो ये हम देख रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में बारिश कम हुई है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि बरसात की स्थिति है, हाइड्रल प्रोजेक्ट चालू होते हैं, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार बांध खाली हैं। अभी तक नर्मदा में शायद बाढ़ नहीं आई है और इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर के बड़े बांध वो खाली हैं। दूसरा, कोयले की मामले में भी समस्या है, तो ताप बिजली घरों से भी बिजली कम हो रही है। लेकिन ये एक तत्कालिक स्थिति, बहुत ज़्यादा समय वाली बात नहीं है। तो बिजली के मामले में तो स्थिति आगे पीछे सुधर जाएगी, कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है। मध्य प्रदेश अब वाकई में सरप्लस बिजली पैदा करने वाला प्रदेश बन चुका है। 17,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है, तो वो कोई समस्या नहीं। एक अस्थायी समस्या जरूर बिजली की बारिश के कारण भी है, मेंटेनेंस के कारण भी है, और मुझे लगता है कि लगातार एक जो लॉकडाउन की प्रक्रिया रही 2 बार, और उसके पहले लोकसभा चुनाव के बाद से मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ मध्य प्रदेश में बिजली को लेके, उसके कारण भी कई सारी समस्याएं हो रही। वो कांग्रेस के राज से लेके शिवराज के राज तक बराबर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें कोरोना का भी कारण रहा, लोकसभा चुनाव का कारण रहा, कुछ अलग अलग कारणों से सारी वो दिक्कत पैदा हो रही है। तो वो दिक्कत अभी बनी रहेगी, वो ठीक हो जाएगी, बिजली की कमी नहीं है। दूसरी बात सड़कों को लेकर है, तो सड़कों का भी मेंटेनेंस लंबे समय से नहीं हुआ। हम देख रहे हैं पिछले पूरे दोनों कोरोना काल के अंदर सड़कें मेंटेनेंस नहीं हुई है। पिछली बरसात के बाद भी सिर्फ जरूरी पेचवर्क जैसे काम हुए थे, सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। तो अब देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, खास करके शहरों में सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, और अब बारिश में तो वो ठीक हो नहीं सकती। लेकिन बीजेपी सरकार के 15 साल के कार्यकाल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। दिग्विजय सिंह के समय दिग्विजय सिंह चाहते तो वो भी ये सारी व्यवस्थाएं कर सकते थे, वो भी उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते थे जो बिजली के उत्पादन को बढ़ाते। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद बिजली का संकट ज़्यादा गहरा आया था मध्य प्रदेश, बिल्कुल। तो उसकी कमी पूरी हो सकती थी। कुछ योजनाएं उन्होंने बनी थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आके पूरी हुई या आगे बढ़ी, लेकिन योजनाएं उनकी सरकार के समय बनी थी, लेकिन वो सिर्फ योजनाएं रह गई थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह पॉलिटिकल एजेंडे पर ज़्यादा केंद्रित थे। उन्होंने दलित एजेंडा, इतिहास कांग्रेस, जो सेकंड कार्यकाल का था दिग्विजय सिंह का, वो कुछ ऐसे इश्यूज पे था जो बहुत वैचारिक थे, और इस कारण मुझे लगता है कि उनका जो मूलभूत चीज़ें थी उनकी तरफ से उनकी सरकार का ध्यान हटा था, और उसका परिणाम ये था कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें बहुत ख़राब थी, बिजली की आपूर्ति बहुत वो थी, बिजली की घोषित कटौती होती थी। तो ये सारी परिस्थितियाँ उस दौर की है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में बिजली और सड़क दोनों स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुधार लेगी, क्योंकि अभी हालात वैसे नहीं है। तो इसलिए बंटाधार कौन, तो बंटाधार तो स्थापित हो चुका है कि बंटाधार कौन, अब वो तो लोगों के दिमाग में बैठ चुका, उसकी ऐसी ब्रांडिंग हुई है। 2003 से लेकर 2008 में भी याद करेंगे, जब चुनाव का समय आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के ही चेहरे को अपने
प्रचार में चुनाव अभियान का चेहरा बनाया चुनाव था। अभियान का हिस्सा बनाया था। तो मुझे लगता है कि वो दिग्विजय सिंह अब चाह के भी उसको बदल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो एज ए विपक्ष के नेता के तौर पे मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही किया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उनके चूंकि रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह ऊर्जा मंत्री रहे हैं और जो जो उन्होंने तर्क दिए थे उस समय हमने देखा था, जब सरकार बनी 2018 दिसंबर में, और जब बिजली जाती थी तो कई सारे अफसरों पर मुकदमे कायम हुए, कर्मचारी पर कहा गया कि भाजपा के लोग बिजली काट रहे हैं, चमगादड़ों के कारण बिजली जा रही है। तो बीजेपी तो बता सकती है कि देखिए भाई चमगादड़ों के कारण जा रही है, और जो आपने ट्रांसफ़र कर गए तो वो कांग्रेसी बिजली को हल कर रहे हैं। देखिए इस मामले में प्रियव्रत सिंह ने चाहे जो बहाने बनाए हो, प्रियव्रत चूंकि एक बड़ा इशू बना था, कांग्रेस की सरकार बनते से ही मध्य प्रदेश के अंदर बिजली का खेल तमाशा चालू हो गया था। बिल्कुल। तो लोग बड़ा मतलब उससे कहते थे, जो लोकसभा चुनाव आया था, लोकसभा चुनाव तक भी स्थिति थी, तो कांग्रेस को ये लगता था कि शायद जो बीजेपी के लंबा शासनकाल है उसमें जो कर्मचारी हैं वो बीजेपी समर्थक हैं या जो भी कुछ उनको लगता था, तो उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। वो कई सारे कर्मचारियों को पे कार्रवाई भी की, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बारिश के मौसम में वही स्थिति कमलनाथ की सरकार में भी रही थी। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस समय शिवराज सिंह चौहान हो चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, ये ऐसा कोई वो नहीं कह रहे हैं कि मतलब जो ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने माना है कि बिजली की कमी के कारण या पानी की कमी के कारण हाइडल बिजली प्रभावित हुई है, कोयले के कारण हुई है, लेकिन सौर ऊर्जा से भी बिजली मिल रही है और वो मिल रही है। बिजली तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन पन बिजली और हाइडल बिजली ये दोनों कमी है। लेकिन ये उन्होंने वादा किया है कि हम किसी भी हालत में बिजली की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने ज़्यादा बहाने नहीं बनाए। इसी तरह आप सड़कों के मामले में भी शिवराज सिंह चौहान ने जो गुस्सा जाहिर किया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मतलब काम होगा, लेकिन अब बारिश में तो सड़कें बन नहीं सकती, तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा लोगों को। तब तक तो गड्ढों के अंदर शहरों में घूमना ही पड़ेगा जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। बारिश बंद होने के बाद सरकार, स्थानीय तौर पर नगर निगम, राज्य की जो स्टेट हाईवे हैं जो ख़राब हो गए हैं, जो टोल रोड नहीं है, उसके अलावा जो सड़कें हैं उनकी क्या हालत बनती है, ये हमें इसके बाद पता चलेगा। लेकिन चूंकि चुनाव में सिर्फ 2 ही साल का समय बाकी है, 22 और 23, तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान ऐसी कोई तोहमत अपने पे लेंगे। चाहे जो हो, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से व्यवस्थित कर देंगे। ब्रजेश जी, यही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था कि अगर बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर चुनाव जीते जाते तो शायद लालू यादव कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन अब वही ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे उनको कल जिस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, उसके पहले वो छोटे छोटे आंदोलन में भी हमने देखा, चाहे वो गोविंदपुरा के पार्क का मामला हो, और अब एक ऐसा मामला जब पूरी कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में आदिवासी रैली की तैयारी कर रही है। भोपाल में जिस समय नीमच की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिस समय अरुण यादव मॉब लिंचिंग का गाना गा रहे थे खंडवा में, वैसे में दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने पूरी बहस की दिशा बदल दी है। इसीलिए शायद दिग्विजय सिंह और बाकी नेताओं को उनसे सीखना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर, उनके बोल पर, उनके ट्वीट पर हमेशा दिशा बदलती रही है। कई बार हमने देखा है कि जब यूपीए की सरकार थी, कई मुद्दों पर, जब भ्रष्टाचार के कई मुद्दों पर घिरी रहती थी, तो उनके ऐसे ऐसे शब्द आ जाते थे तो जिस पे पूरी बहस ही पूरे राष्ट्रीय मीडिया से लेकर तमाम की बदल जाती थी। सरकार पे हमले की जगह कटघरे में दिग्विजय सिंह होते। तब ये कहा जाता था कि वो राहुल गांधी के गुरु हैं और वो दिशा मोड़ देते हैं, मीडिया की चर्चा की, बहस की दिशा मोड़ देते हैं। तो दिग्विजय सिंह तो हमेशा जो बोलते हैं, भले ही उनके विरोधी कहते हों कि वो बिना सोचे समझे बोलते हैं, लेकिन वो सोच समझ के बाकायदा रणनीति के तहत बोलते हैं और उस पर बहस भी होती है, चर्चा भी होती है। तो दिग्विजय सिंह के बोल पे कतई भी आप सवाल खड़े नहीं कर सकते हो। यदि उन्होंने बंटा ढार लिखा है तो निश्चित तौर पर उनने कुछ सोच के ही लिखा होगा। वो बात अलग है कि भाजपा इस बंटा ढार को मुफीद मानती है अपने लिए, कि जब जब दिग्विजय सिंह को पर्दे के सामने करेंगे उनके लिए रास्ता ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसकी अपेक्षा ज़्यादा लड़ाई इसके लिए ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती नहीं है। दिग्विजय सिंह वो मौका खुद ही दे देते हैं, जैसे उज्जैन की घटना हो या उसके पहले की तमाम घटनाएं हो। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में ही मानने लगे हैं कि दिग्विजय सिंह के कहने के कारण, दिग्विजय सिंह ने खुद ही कहा था कि
पार्टी के लोग मानते हैं कि यदि मैं भाषण दूंगा तो वोट मिलेंगे नहीं बल्कि कट जाएंगे, तो शायद वो खुद मानते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता पार्टी को लगती है समय समय पर। देखिए आप उत्तर प्रदेश में यूज किया उनको। अब जो कमेटी बनाई है जिसकी आपने जिक्र किया, उसके चेयरमैन हैं, वो अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे कि देश में किन मुद्दों पर कांग्रेस को आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए, रणनीति बनाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उसमें मुद्दे आप देखेंगे कि आगे जो जनता के जुड़े हों। भले ही देखिए आदमी की सोच में बदलाव भी आता है। यदि पहले उन्होंने कहा हो कि मैंने किस तरह से चुनाव जीते जाते हैं, जनता के मुद्दों पर नहीं जीते जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार लोगों में जागरूकता आई है। अब जनता विकास देखता है और वो विकास के कारण ही आप देखिए सरकार जो भाजपा की रही है सब जगह विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ी है। और विकास के मुद्दे पर ही 2003 में भाजपा की सरकार आई थी और उमा भारती उस सड़क पर निकली थी, पहले जो सड़क सागर तक बनी थी। मनोज जी, भोपाल से सागर और गौरीशंकर सेजवार से उन्होंने कहा था कि सड़क को सबसे पहले ठीक कराइए जी। सड़क को सबसे पहले ठीक कराएंगे, वो सड़क भी मुद्दा बन गई थी। तो विकास मुद्दा हमेशा रहा है लोगों में। आज यदि महंगाई मुद्दा बन जाएगी तो कांग्रेस में क्षमता होगी, यही क्षमता होती तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि प्याज के मामले में भी सरकार चली गई। तो आपको मुद्दे तो चयन करना ही पड़ेंगे। यदि आप आज मुद्दा उठा रहे हो, जैसे भटनागर जी ने कहा, सही मुद्दा उठा रहे हो, आप विपक्ष में रहोगे तो भले ही अस्थायी हो और सरकार इनको दुरुस्त कर ले। तो विपक्ष की चुनौतियों से सरकार यदि सीख रही है, विपक्ष यदि चुनौती दे रहे हैं कि ये गड़बड़ी है तो सुधार लीजिए। यदि दिग्विजय सिंह जी ने यही सुधार पहले कर लिए होते 98 में, तो हो सकता है 2003 में उनकी सरकार इतनी बुरी तरीके से ना जा रही होती। तो निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है, यदि वो आवाज़ उठा रहा है तो सरकार यदि सचेत हो रही है तो ये अच्छी बात है कि आगे मुद्दे तो यही रहेंगे। और जनता के मुद्दों से ही अब जनता समझदार हो गई। सोशल मीडिया से तमाम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं आज की तारीख पे। उनको सड़क भी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए। यदि कोरोना काल नहीं होता, दमों के हारने के पीछे क्या कांग्रेस को देखा जाता? नहीं, यही देखा जाता है कि सुविधाएं नहीं दी आपने, कोरोना में चुनाव कराए। तो पब्लिक पहले से ज़्यादा जागरूक है मनोज जी। तो ये मुद्दे निश्चित तौर पर कारगर रहेंगे और इसलिए ऐसे मुद्दों को खाली जाने देने वाली नहीं है भाजपा। सबसे एक महत्वपूर्ण बात चीज़ और ध्यान है जी कि दिग्विजय सिंह को बहुत बड़ी जवाबदारी दी कांग्रेस ने। उन्हें इस चीज़ के लिए अध्यक्ष बनाया समिति का कि सरकार के खिलाफ मुद्दे ढूंढे। तो निश्चित तौर पे यदि जनता से जुड़े सरोकार, इस समय बहुत सारे इशू है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, खाद्य पदार्थों के उसमें महंगाई है, डीजल पेट्रोल डीजल गैस महंगी है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर सरकार के खिलाफ, आप नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार बड़ा इशू नहीं है, वो आम जनता के दिमाग में नहीं उतरेगा, लेकिन महंगाई है। ठीक है। अब आप जो दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग विनिवेश वाली कि सब बेच दिया, ये तो मनमोहन सिंह की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी आगे बढ़ाया। तो विनिवेश की जो अवधारणा थी भारत के अंदर के ज़्यादातर इन चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहिए सरकार को, तो ये मनमोहन सिंह जी की थी और नरसिम्हा राव के समय से ये विरोध करते थे और उसका तब ये भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। क्योंकि पहली बार लंबे समय बाद बहुमत से लगातार 2 टर्म में सरकार बीजेपी की बनी है। क्योंकि बीच में हम देख रहे थे कि सब लंगड़ी सरकारें थी। खुद मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लंगड़ी सरकारों के रहे। बिल्कुल, कभी तो कम्युनिस्टों की वैसाखी थे पर वो तो नहीं कर पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके किए को जरूर कर रहे हैं पूरा। तो यहाँ तो खैर कांग्रेस का कोई इशू नहीं है। अब दिग्विजय सिंह के लिए सोचने की बात यही है कि यदि उन्होंने ऐसे मुद्दों का चयन किया जो सांप्रदायिकता, आरएसएस, हिंदुत्व, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस मार खा जाएगी, जिसके लिए वो आदतन मजबूर है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का अनुभव होगा निश्चित तौर पे। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रभारी थे तब ऐसे ही इशूज के ऊपर उन्होंने खेला था, लेकिन मुसलमानों ने वोट वहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी को दिया, कांग्रेस को नहीं दिया। बिल्कुल, यहाँ भी कांग्रेस को वोट मजबूरी में दे रहे हैं, अदरवाइज तीसरा विकल्प नहीं है। तीसरा ऐसा सशक्त विकल्प हो जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता हो मनोज, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में नहीं जाए। क्योंकि आप ये देखेंगे कि पूरी उस राजनीति में, देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस से ही आप उम्मीद करते थे एकमात्र 1 या 2 अल्पसंख्यक चेहरे जो है विधानसभा में पहुंच पाए। तो खुद कांग्रेस भी किनारा करने लगी, हिंदुत्व की राजनीति का उबाल देख के कांग्रेस खुद पीछे हट गई। तो ऐसे में यदि दिग्विजय सिंह ने कोई ऐसी कोशिश की तो वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पे यदि राजनीति कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस थोड़ी सी कामयाब हो सकती है। वो कितना व्यवस्थित तरीके से आंदोलन करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का कितना उसमें समर्पण रहता है, आम जनता को वो कितना जोड़ पाते हैं अपने आंदोलनों से, ये सबसे एक बड़ी चीज़ है जिसके आधार पे आप सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर सकते हो।
फिर सूरतें कौन है, चेहरे कौन है जो जनता के बीच सबसे में बड़ी बात। सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम कर सकते हैं? क्या वो खुद दिग्विजय सिंह है? ये भी एक बड़ा सवाल। क्या तो अगर इसको दिग्विजय सिंह देखें की कि ऐसी कोई मास अपील है? दिग्विजय सिंह मुद्दा सही चयन कर सकते हैं, रणनीति सही बना सकते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? ये अभी हाल जब अब वो कांग्रेस जब ये कोशिश करेगी तब ये जो चीजें देखने में आएगी उसमें ये भी होगी कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। चेहरा कौन सा सामने आएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या और खुद मध्य दिग्विजय प्रदेश में भी सिंह? ये सवाल उठेगा कि शिवराज के मुकाबले कौन। तो लेकिन एक मध्य और प्रदेश चीज के है, अंदर भी यही स्थिति है। बिल्कुल, कि इतिहास खुद को दोहराता। तो 2003 बंटा ढार, फिर हमने युवराज, फिर शहजादे, उसके होते होते पिछले चुनाव तक महाराज, तो 2023 में फिर बंटा ढार। ये अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंटा ढार को इशू बना पाती कि नहीं बना पाती। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर सड़कें भी ठीक हो जाएगी, मध्य प्रदेश की बिजली भी ठीक हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी की सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका फोकस ज़्यादा रहा था। पूरे समय हमने देखा मध्य प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी थी। ये इस बरसात के पहले अभी तो हम देख रहे हैं कि खराब है। फोकस में बंटा ढार ही रहेगा। बीजेपी बता पाएगी कि 2003 की बिजली देखिए, 2023 की बिजली देखिए, 2003 की सड़क देखिए, 2023 की सड़क देखिए। इशू बना दिया दिग्विजय सिंह ने, अब बना दिया बीजेपी को खेलने के लिए। तो निश्चित तौर पे बीजेपी जब ये चीजें कर लेगी कि आपको बिजली की कटौती नहीं मिलेगी, चुनाव में बहुत समय, सड़कें बिल्कुल ठीक होगी, तो दिग्विजय सिंह को वो फिर से घेरेगी और फिर से दिग्विजय सिंह का चेहरा सामने लाएगी। ये एक रणनीतिक चूक तो दिग्विजय सिंह कर चुके हैं। यानी जो अध्यक्ष बनाया दिग्विजय सिंह के फेवर में हो सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। यानी शुरुआत में हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष इसलिए उनको बनाया था कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, विपक्ष सरकार को घेरें, लेकिन उन्होंने पहला ही मुद्दा ऐसा चुन लिया है जिससे सरकार कंफर्टेबल स्थिति में आ गई और दिग्विजय सिंह निशाने पर। निश्चित तौर पे ऐसा हुआ है। मैंने यही कहा कि आप देखेंगे कि अभी चुनाव में बहुत समय है, और अभी तो किसी भी तरह के चुनाव में मध्य प्रदेश में समय है। अभी तो नगर निकायों के चुनाव होने हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, उनमें भी समय है। तो आप निश्चित तौर पे ये मानिए, ये बारिश बीत जाएगी, उसके बाद आपको सड़कें ठीक होती हुई नजर आ जाएगी। उसके लिए शिवराज सिंह चौहान चाहे बाजार से कर्जा उठाएंगे, चाहे जैसे होंगे, वो सड़कें भी ठीक करेंगे, बिजली की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। बिजली बहुत कुछ तो पानी पे भी डिपेंड करता है कि एक बड़ी आपूर्ति हमें बिजली की पानी से मिल रही है। दूसरी बात जो कोयले की आपूर्ति और पानी, ये दो चीज़ें यदि व्यवस्थित करने में सरकार सक्षम हो गई तो कोयले की तो कर सकती है, वहाँ पैसे के लेन देन का सवाल है। लेकिन भटनागर जी, कोयले की जो समस्या है सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, राजस्थान की भी है, बिहार की भी है, तमाम सारे राज्यों की। वो फिर भी हो सकती है, काफ़ी हद तक आप उसके ऊपर वो कर सकते हो नियंत्रण। लेकिन बरसात पे आप जब तक नर्मदा नदी में बाढ़ नहीं आए, अभी मानसून बचा हुआ है, अगर बाढ़ आ गई नर्मदा में, चंबल में, तो हो सकता है गांधी सागर और इंदिरा सागर और ये सारे डैम भर जाए। तो अगर बाढ़ की स्थिति बन जाए, डैम भर जाए, तो बिजली की समस्या नहीं रहेगी, वरना हाइडल बिजली की समस्या तो इस बार होती दिख रही है। और बिजली विभाग ने एक और काम किया मनोज जी, कि वो सारी कंपनियां जो हैं रोजाना अपने 500 उपभोक्ताओं से फीडबैक लेती हैं। आपके पास फ़ोन आएगा, पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट हो कि नहीं है, तो आप उसमें अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हो कि महंगी बिजली है या यहाँ इतनी देर कटौती हो रही। तो निश्चित तौर पर यदि ये कदम उठाए हैं सरकार ने, तो यही सोच के उठाए होंगे कि उनमें क्या सुधार करना है आगे। तो चलिए, बिजली कंपनियां तो फीडबैक ले रही है, लेकिन जो कांग्रेस को जो नेता कंपनी की तरह चला रहे हैं, तो वो क्या कार्यकर्ताओं से फीडबैक उनको नहीं लेना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अगर मुद्दा उठा दिया है या कमलनाथ ने उठा दिया है, तो उसका ज़मीनी फीडबैक क्या है? अगर कोई आंदोलन आप खड़ा करेंगे तो ज़मीन पे आपके कितने कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंच पाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं महंगाई का प्रदर्शन शहर के कोने में हो जाता है, दूसरे में पता नहीं चलता है। ट्विटर पे कोई नेता एक अपना बयान जारी करता है, शांत बैठ जाता है। तो जो प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि चेहरा भी चाहिए, मुद्दे भी चाहिए, और उस मुद्दे को जनता तक पहुँचाने वाला मादा भी चाहिए, और उसके लिए आपको चेहरा चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा है कि मुद्दे वाकई में बहुत हैं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, मुद्दे आपको मिल सकते हैं, लेकिन चेहरा, और चेहरे के साथ संगठन कहाँ है आपके पास? क्योंकि आप जो कार्यक्रम बना रहे हो वो तो हवाई यात्रा कर रहे हो, आप हवाई दौरे कर लिया आपने ग्वालियर चंबल में, कि क्या है, इसके बाद ज़मीनी स्तर पे तो उतरे नहीं है। तो आप अपने कार्यकर्ताओं से तो मिल नहीं रहे हो, दिल्ली, भोपाल और छिंदवाड़ा तक दौरे कर रहे हो। कमलनाथ जी ट्विटर से हमला कर रहे हैं, उस पर यहाँ से मध्य प्रदेश में पीसीसी से बैठे नेता बयान जारी कर रहे हैं। आंदोलन कौन कर रहा है? ब्रजेश, इसमें एक चीज जो और गौर करने लायक है वो ये है कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि वो एक जन आंदोलन है, और दूसरा वो सरकार में जब आएगी तो जनता उसे लाएगी, वो अपने प्रयासों से नहीं आएगी।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा खुद के प्रयासों से जनता का समर्थन जुटा के सरकार में आने की कोशिश करती, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस को पता है, कांग्रेस के नेताओं को पता है कि हमारे पास अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो सुधार भी नहीं सकते, बहुत मजबूत भी नहीं कर सकते। तो उनका हमेशा एक है कि हम जन आंदोलन है, वो जनता ही हमें सरकार में लाएगी। यानी जनता जब भारतीय जनता पार्टी से उकता जाएगी, मजबूर हो जाएगी, तो और कोई विकल्प नहीं है, तो आपको कांग्रेस को वोट देना, इसलिए कांग्रेस को वोट दोगे। और यही वजह है शायद कि जहाँ जिन जिन राज्यों में विकल्प था वहाँ कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियां आगे आ गईं, और जहाँ विकल्प नहीं है तो मजबूरी बहरहाल समय की कमी के कारण विकल्प हमारे पास भी नहीं है अभी, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर बंटाधार कौन, ये ऐसा जटिल सवाल है और जिसका जवाब जनता पर है, जनता के पास है, और हम भी इसे जनता पर ही छोड़ रहे हैं कि वो बंटाधार किसे मानते हैं। लेकिन जब ये सामने ये शब्द गूंजता है तो लोगों की स्मृति में वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, 2003 की सड़क, बिजली और तमाम सारे मुद्दे उनके दिमाग में। लेकिन जो नई पीढ़ी है जिसने 2003 का वो दौर नहीं देखा है, शायद दिग्विजय सिंह का फोकस उसी पर है। लेकिन उसके आप अगर अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और इसको एक आंदोलन में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक चेहरा होना चाहिए, एक टीम होना चाहिए और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस मुद्दे को जनता के बीच तक ले जा सके और एक जन आंदोलन खड़ा कर सके। तब शायद कांग्रेस का कुछ भला हो पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।